तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं माकन के मिशन मरुधरा की। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों की कवायद अब तेज हो गई है। देर शाम तक उम्मीद है कि जयपुर पहुंचेंगे कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल और उनके साथ होंगे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन। वो भी जयपुर आ सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। और उसके बाद सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे अजय माकन और केसी वेणुगोपाल। प्रदेश के सियासी हालातों को लेकर मंत्रणा होगी, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्ति और संगठनात्मक नियुक्तियों जैसे मसले पर चर्चा संभव है। सियासी हलकों में कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। कल कई पार्टी नेता भी वेणुगोपाल से मुलाकात कर सकते हैं। तो राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कवायद जो है वो अब तेज हो गई है। बड़ी जानकारी यह है कि केसी वेणुगोपाल और अजय माकन दोनों ही सड़क मार्ग से जयपुर आ रहे हैं, जिसके बाद प्रदेश के सियासी हालातों पर वो मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करेंगे, मंत्रणा करेंगे केसी वेणुगोपाल और अजय माकन। और आपको बता दें कि देर शाम तक उनके पहुंचने की उम्मीद है और उसके बाद मुख्यमंत्री से वो मुलाकात करेंगे। और कल यह संभव है कि प्रदेश के और भी कई नेता जो हैं वो भी मुलाकात करेंगे केसी वेणुगोपाल से। कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा संभव है। साथ ही आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। दिनेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या जानकारी है, कब तक जयपुर पहुंच रहे हैं दोनों नेता? बिल्कुल अभिषेक, देखिए जो हमारे पास जानकारी है वो ये कि तकरीबन 6 बजे के आसपास दिल्ली से दोनों नेता रवाना हुए हैं, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन, और तकरीबन 9:30 बजे तक उनके जयपुर पहुंचने की संभावना है। संभावना ये कही जा रही है कि वो संभवतः सीधे जो है वो सीएमआर जा सकते हैं और आज ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी जो है मंत्रणा हो सकती है। और ये भी संभावना जताई जा रही है कि कल एक बार फिर से सीएम गहलोत के साथ उनकी मंत्रणा हो सकती है। तो दोनों नेता जयपुर आ रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा है, क्योंकि प्रदेश के जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं और जिस तरह के कयास अटकलें लगाई जा रही है, तो इस दौरे को जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश में जो मंत्रिमंडल विस्तार है, राजनीतिक नियुक्तियां हैं और कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक नियुक्तियां जो है उससे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि तीनों ही लंबे समय से पेंडिंग है और तीनों को लेकर ही बार बार कयास लगाए जाते रहे और बार बार गलत भी साबित होते रहे हैं। लेकिन इस बार क्योंकि केसी वेणुगोपाल खुद जयपुर आ रहे हैं, तो संभावना प्रबल जो है हो जाती है कि संभवतः कोई फॉर्मूला तैयार कर लिया गया हो जिस पर मुख्यमंत्री की सहमति के लिए वो संभव यहाँ जयपुर आ रहे हैं। तो क्या कुछ रहता है ये तो जब मुलाकात हो जाएगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, उसके बाद में जाकर जब केसी वेणुगोपाल रिपोर्ट देंगे आला कमान को, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा। लेकिन इस दौरे को जोड़कर जो है वो देखा जा रहा है प्रदेश के जो सियासी नियुक्तियां हैं और मंत्रिमंडल विस्तार है उसे जोड़कर। पिछले दिनों क्योंकि जो कमेटी है उसकी बैठक हो चुकी है, जो सियासी मसले सुलझाने के लिए राजस्थान में बनाई गई थी, वो कमेटी बैठक कर चुकी है। आला कमान को रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है। तो ये माना जा रहा है कि कोई फॉर्मूला संभवतः केसी वेणुगोपाल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो कमेटी बनाई गई थी उसमें 3 सदस्य थे, उसमें केसी वेणुगोपाल भी एक सदस्य थे और अजय माकन भी सदस्य थे। तीसरे जो सदस्य हैं अहमद पटेल, उनका क्योंकि निधन हो चुका है, दोनों नेताओं। दिनेश, क्योंकि जिस तरीके से सियासी स्थिति बनी हुई है प्रदेश की, कांग्रेस भी यही चाहेगी कि जल्द से जल्द शॉर्ट आउट हो चीजें। क्या ये दौरा इन तमाम जो कवायदे हैं, जो भी परेशानियां कांग्रेस में है, उनको खत्म करने के लिए हैं? ये तो लगातार दौरे चल ही रहे हैं। क्या उम्मीद ये की जाए कि ये दौरा फुल एंड फाइनल होगा? कयास इस तरह के लगाए जा रहे हैं कि ये संभवतः फाइनल दौरा हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री जो है वो अंतिम फैसला लेंगे, उनकी सहमति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मुख्यमंत्री की से रायशुमारी के लिए ही दोनों नेता जो है वो जयपुर आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि
केसी वेणुगोपाल जो है संगठन महासचिव है और वो आ रहे हैं। तो हालांकि जो दिल्ली में केसी वेणुगोपाल ने बयान दिया है वो ये कि वो क्योंकि राजस्थान से राज्यसभा सदस्य भी हैं तो ऑफिशियल वर्क की वजह से वो जयपुर आ रहे हैं, लेकिन उनके दौरे को जोड़कर जो देखा जा रहा है वो राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने परिणाम जारी किया है। आरबीएसई ने कोरोना के कारण किसी छात्र को फेल नहीं किया है। 12वीं आर्ट्स के परिणाम आए जो रहा 99.19%। कॉमर्स वर्ग का अगर परिणाम देखें तो वो रहा है 99.73%। और अगर साइंस की बात कर ले तो वो रहा है 99.52%। डोटासरा ने कहा कि परिणाम से अगर छात्र असंतुष्ट होंगे तो राज्य सरकार जल्द दूसरा मौका देने पर विचार करेगी। 12वीं कक्षा के नतीजे सरकार द्वारा गठित फॉर्मूले पर घोषित किए गए हैं। वहीं आरएएस विवाद पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिस्टम पर काबू करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द रीट परीक्षा का नतीजा भी जारी किया जाएगा। ज्ञान संकाय कुल विद्यार्थी रजिस्टर्ड 2,36,030। जो छात्र जिनका रिजल्ट आउट हो रहा है 1,55,581 और छात्राओं की संख्या 80,373। कुल परीक्षार्थी 2,35,954। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 1,54,779। सप्लीमेंट्री 79। उत्तीर्ण प्रतिशत 99.48%। उत्तीर्ण छात्राओं गर्ल्स की संख्या 80,048। सप्लीमेंट्री 24। उत्तीर्ण प्रतिशत 99.60। कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी 2,34,827। सप्लीमेंट्री 103। कुल उत्तीर्ण प्रतिशत में 99.52%। वाणिज्य संकाय कुल विद्यार्थी रजिस्टर्ड 31,993। कुल परीक्षा में शामिल हुए या रिजल्ट में शामिल हुए 31,989। परीक्षा परिणाम प्रतिशत में 99.73%। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बॉयज की संख्या 20,369। सप्लीमेंट्री 21। उत्तीर्ण प्रतिशत में 99.72%। छात्राओं गर्ल्स की संख्या 11,534। सप्लीमेंट्री 12। उत्तीर्ण प्रतिशत में 99.76%। कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी 31,903। सप्लीमेंट्री 33। कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 99.73। कला संकाय कुल विद्यार्थी रजिस्टर्ड 5,92,218। परीक्षा में बैठे छात्र संख्या 5,92,051। कुल उत्तीर्ण 5,87,239। परीक्षा परिणाम प्रतिशत में 99.19%। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 2,97,534। सप्लीमेंट्री 1,002। उत्तीर्ण प्रतिशत में 99.97%। छात्राओं की संख्या उत्तीर्ण 2,89,705। सप्लीमेंट्री तो करीब 9 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार जो है वो खत्म हो गया। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे झुंझुनू की, जहां एक सरपंच को पंच ने सरेआम जुबान काटने की धमकी दी है। वीडियो वायरल हो रहा है और साथ ही पुलिस एक्शन में आ गई। महिला सरपंच से बदतमीजी की हाइट। पंच सरपंच में जबरदस्त फाइट।
गौशाला को लेकर ठन गई। सरपंच को देख लेने की धमकी। जुबान काट दूंगा। देखिए जरा कितने तैश में है, कितनी अकड़ है। एक महिला सरपंच से बात कैसे करते हैं इसे इतना भी नहीं पता। बस बोले जा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, जुबान काट लेने की बात कह रहे हैं। पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए महिला सरपंच को धमकाते एक पंच की ठसक। पूरा मामला झुंझुनू की उदयपुर बाटी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पोंख की है, जहां पंच और सरपंच के बीच महासंग्राम हो गया। हद तो तब हो गई जब पंच ने महिला सरपंच से बदतमीजी की और जुबान काट लेने की धमकी भी दी। धमकाने वाले शख्स का नाम रविंद्र उर्फ टिंकू है। रविंद्र ग्राम पंचायत पोंख का ही वार्ड पंच है। ग्राम पंचायत पोंख की सरपंच कोमल शेरावत हैं। सारा मामला गौशाला की जमीन को लेकर है। गौशाला को अवैध कब्जा कर बनाया गया है। रविंद्र उस जमीन के लिए पंचायत से एनओसी चाहता है, लेकिन जब सरपंच कोमल ने एनओसी नहीं दिया तो रविंद्र ने महिला सरपंच के साथ बदतमीजी की। मामला गौशाला का है, जिसमें वर्तमान विधायक के आदमी मुझ पर दबाव बनाकर पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवाना चाहते हैं। यह एक अवैध रूप से कब्जा है। छत्तीस कौम ने मुझे भारी मतों से विजयी बनाया है, जो कि इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देने के लिए। ऐसे में सवाल है कि क्या महिला सरपंच से बदतमीजी जायज है या फिर महिला सरपंच को धमकाने वाले पंच पर अब एक्शन होगा। झुंझुनू से न्यूज़ 18 के लिए इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। तो पंच सरपंच के फाइट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर इन दिनों वायरल हो रहा है। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप इलाज के लिए किसी अस्पताल में जाएं तो जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि इन दिनों प्रदेश के कुछ अस्पतालों में ऑपरेशन के नाम पर करप्शन का खेल चल रहा है। ऑपरेशन के नाम पर करप्शन का खेल। अस्पतालों में ये कैसा घालमेल। ऑपरेशन में करप्शन। तस्वीरें दो हैं, लेकिन कहानी करप्शन वाली है। इलाज के नाम पर रिश्वत का खेल सामने आया है। बस एक एक कर ऑपरेशन में करप्शन की तस्वीर देखिए। जोधपुर में ऑपरेशन के नाम पर मरीजों से पैसे की डिमांड करने वाले दलाल को पुलिस ने ट्रैप किया है। दरअसल मथुरा दास माथुर अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों से ऑपरेशन कराने के नाम पर पैसे लेता था
और बदले में अस्पताल में बेहतर सुविधा और ऑपरेशन की गारंटी का वादा करता था। हमारे पास स्पेशल यूनिट पे एक परिवादी है, गुणेश्वर राम, बाड़मेर का रहने वाला है। उसका एक रिश्तेदार है जो यहाँ 19 तारीख को सर्जिकल वार्ड न्यूरो में एंट्री हुआ था। तो उसको वहाँ पे एडमिशन करवाने के बाद उसमें एक कोई सुनील और पप्पू राम करके एक लड़का था जो वहाँ पे पहले कोई हॉस्पिटल में रहा हुआ होगा। डॉक्टर की पहचान के हिसाब से अपना फ़ायदा उठाते हुए उसने उस परिवादी के से बात करी कि भाई तुम्हारे पेशेंट के हम ऑपरेशन वगैरह करवा देंगे और डिस्चार्ज करवा देंगे, सारी सुविधाओं के लिए हम डॉक्टर साहब को पैसे देने होते हैं पैसे। फिलहाल दलाल तो एसीबी के ट्रैप में है। अब एसीबी इस मामले में ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों की टीम की भूमिका की भी जांच कर रही है, क्योंकि न्यूरोसर्जन में जो उनका ऑपरेशन किया था वो डॉक्टर सुनील गर्ग की टीम ने किया था। आज जब उसको रंगे हाथ 4000 रुपये लेते हुए ट्रैप किया गया तो अब उसके बाद में क्या डॉक्टर का रोल है, इसके लिए आगे हम कार्रवाई करेंगे। भरतपुर में भी अस्पताल में करप्शन का मामला सामने आया है। यहाँ आरबीएम अस्पताल में एक्सीडेंट में घायल मरीज से सीटी स्कैन और जांच के नाम पर पैसे लेने की बात सामने आई है। हम सिटी स्कैन कराने गए थे सर, हमने बोला सर अलीपुर कैसा है, सिटी स्कैन कराने डॉक्टर ने बोला है। तो बोले सिटी स्कैन नहीं होगी, 1100 रुपये लेके आओ जब सिटी स्कैन हो जाए। डॉक्टर ने तो बोला है कि फ्री होगी, नहीं बिना फ्री नहीं होगी, यहाँ पैसे दो। हम जबरदस्ती 1100 रुपये लिए। दरअसल भरतपुर में एक सड़क हादसे में घायल 20 से ज्यादा लोग इलाज के लिए आरबीएम अस्पताल पहुंचे। प्रशासन ने घायलों के मुफ्त इलाज के निर्देश दिए थे, लेकिन अस्पताल में कर्मचारियों ने घायलों के परिजनों से पैसे की मांग की, जिसके बाद परिजन भड़क गए और इसकी शिकायत राज्य मंत्री भजन लाल जाटव से कर दी। उसकी जांच करवाएंगे और जांच यदि जो भी होगा, दोषी होगा, उसके खिलाफ निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक्सीडेंटल केस में क्यों उन्होंने पेमेंट ली, इसकी जांच हम लोग कराएंगे, क्योंकि बहुत दुखद घटना है। और एक्सीडेंटल केस में कभी इस तरह का इमरजेंसी केसेज होते हैं, इस तरह का व्यवहार उनको सिटी स्कैन वाले को नहीं करना चाहिए। मामले को तूल पकड़ता देख एडीएम सिटी के गोयल भी मौके पर पहुंचे और चिकित्सा कर्मियों को जमकर लताड़ लगाई। कहा कि मरीजों के पैसे उन्हें वापस लौटाए जाएं और जो भी दोषी कर्मचारी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात शहर में बरसात, गली में सैलाब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं बारिश की, जो कहीं आफत तो कहीं राहत बनकर बरस रही है। मूसलाधार बारिश से मरुधरा के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और कई बांध लबालब हो चुके हैं। आफत बन गई मेहरबानी। राहत थोड़ी, ज्यादा परेशानी। नदी नालों में आया उफान, पानी पानी दुकान मकान। सड़क पर बहने लगा समंदर। पानी पानी हुआ बाहर अंदर। लंबे इंतजार के बाद जब मॉनसून ने मरुधरा में दस्तक दी तो लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। बूंद बूंद पानी के लिए तरसते किसानों की परेशानी से बल हट गए और उनके चेहरे खुशी के मारे खिल गए। लेकिन ये राहत थोड़े ही दिनों की मेहमान साबित हुई।
क्योंकि मूसलाधार बारिश अब मरुधरा के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश आफत बनकर आई है। झालावाड़ से आई इस तस्वीर को देखिए, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क समंदर बनी हुई है तो गलियों में दरिया सा बह रहा है। बाजार हो या मोहल्ले, दुकान हो या मकान, सब और पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये पानी पिड़ावा उपखंड के लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। इस कस्बे के ऊपर इंद्रदेव इस कदर मेहरबान हुए कि 4 घंटे में ही 8 इंच बारिश दर्ज की गई। ऐसे में तो जनजीवन अस्त व्यस्त होना ही था, वो भी ऐसा कि पिड़ावा उपखंड मुख्यालय का आसपास के कई गांवों से संपर्क टूट गया। तो वहीं निचली बस्तियों में पानी भर गया। जो नदियां सूखी पड़ी थी उनमें उफान आ गया। इलाके की चंवली नदी में भी उफान आ गया, जिससे चंवली डैम के जलस्तर में खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं कस्बे में कुछ घंटों के लिए बाढ़ जैसे हालात बन गए। हालांकि बारिश रुकने के बाद कस्बे के सड़कों और बाजारों से पानी उतर गया, लेकिन बाढ़ जैसे हालात ने लोगों के दिल में दहशत भर दी। इधर मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में हुई भारी बारिश ने भी झालावाड़ जिले के लिए मुश्किल पैदा कर दी। बारिश मालवा में हुई और जल स्तर बढ़ गया काली सिंध बांध का, वो भी इतना कि पानी की निकासी के लिए बांध के 4 गेट खोलने पड़े। नतीजा हुआ कि आसपास के इलाके जलमग्न हो गए। भारी बारिश और लबालब होते बांध को देखते हुए प्रशासन ने आसपास के इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया है। लेकिन बांध से छूटे पानी को देखकर लोगों के पसीने छूट रहे हैं। बांध से आई आफत से कई जगह सैलाब सा मंजर नजर आने लगा है। बारिश का जो आलम है उसे देखकर तो यही लगता है कि आसमानी आफत अभी और सताएगी। बारिश के लिए बांसवाड़ा जिले में एक अनूठी परंपरा देखने को मिली, जहां बारिश की कामना के लिए महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहनकर घर से निकलती हैं, हाथ में तलवार और लाठियां लहराते हुए एक विशेष आवाज के जरिए भगवान इंद्र को धमकाती हैं। मान्यता है कि इसके जरिए देवराज इंद्र को संदेश भेजने की पहल की जाती है कि धरती पर लोग देवताओं की पूजा करते हैं जिनके वे राजा हैं। ऐसे में सूखे के दौरान खाने को कुछ नहीं रहेगा तो पेट पालने के लिए धरती पर इंसान लुटेरा न बन जाए। इसीलिए अपराध जन्म नहीं ले, देवताओं के प्रति लोगों की धारणा न बदले, इससे पहले इंद्रदेव अपना वजूद बनाए रखते हुए बारिश करें। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई ने बढ़ाई भारत की शान।